हेलो बच्चों, बोर्ड द्वारा क्लास 9 का टर्म 2 के लिए मॉडल पेपर जारी हो गया है। आज हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर फर्स्ट को जानेंगे। इसी आधार पर आपके टर्म 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके लिए सामाजिक विज्ञान में कुल 19 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 1 से 7 तक के प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है, जो 2 मार्क्स के होंगे, और 8 से 14 तक के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। ये प्रश्न 3 मार्क्स के होंगे, और 15 से 19 तक के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। ये सभी प्रश्न 5 मार्क्स के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 को देखते हैं। जर्मन संसद का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा जर्मन संसद का नाम राइखस्टाग था। प्रश्न 2, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है वैज्ञानिक वानिकी का अर्थ होता है कि विविध प्रजाति वाले यानी विभिन्न जाति वाले प्राकृतिक वनों को काटकर उनके स्थान पर सीधी पंक्ति में एक ही प्रजाति के वृक्ष लगाना, जिसे बागान के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न 3 को देखते हैं। निर्धनता के मुख्य किन्हीं 2 आयामों को लिखें। निर्धनता के मुख्य 2 आयाम ये हैं, निरक्षरता एवं बेरोजगारी, और दूसरा है खराब स्वास्थ्य या कुपोषण। अब प्रश्न 4, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण अन्न की कमी वाले क्षेत्रों में गरीबों को बाजार दर से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए करती है। प्रश्न 5, अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, कुछ विशेष कामों को करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहते हैं, या अधिकार वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। प्रश्न 6, मतदाता सूची क्या है? इसका उत्तर है एक लोकतांत्रिक चुनाव के लिए चुनाव से बहुत पहले तैयार की जाने वाली सूची, जिसे वोट देने के योग्य लोगों को दी जाती है, मतदान सूची कहलाती है या मतदाता सूची कहलाती है। अब प्रश्न 7, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका उत्तर होगा भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम 3 नंबर के प्रश्न को जानेंगे। प्रश्न 8, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी में नाजीवाद के उदय के मुख्य कारण थे। इसका सबसे पहला कारण है असमर्थ वाइमर गणराज्य। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के हार के कारण कर्ज, आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, जिससे जर्मन लोगों का अपने सरकार पर से भरोसा उठ चुका था। उन्हें किसी ऐसे विकल्प की खोज थी जो उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला सके। इसका दूसरा पॉइंट, हिटलर द्वारा एक महान राष्ट्र की कल्पना। हिटलर जर्मनी की हार, अपमान और वर्साई की संधि के बाद जर्मनी को ताकतवर बनाना चाहता था। उसने अपनी जबरदस्त वक्ता शैली से सबको आकर्षित किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उसमें बढ़ने लगा। उसने लोगों को शक्तिशाली राष्ट्र का स्थापना, जर्मन समाज की खोई प्रतिष्ठा और एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया। हिटलर और नाजीवादियों ने एकता का भाव पैदा करने के लिए रैलियां और जनसभाएं की। इन सभी बातों ने नाजीवादियों को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। अब इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे।
1929 की महामंदी और राजनीतिक परिवर्तन। इस मंदी के कारण लोगों में डर और बेरोजगारी की समस्या सता रही थी। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। धीरे धीरे नास्तिकवाद एक जन आंदोलन बनता गया। जब हिटलर को 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति ने चांसलर बना दिया, तब हिटलर ने रूढ़िवादियों को भी अपने साथ ही जोड़ चुका था। उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया, कम्युनिस्ट को मौत की घाट उतार दिया। इस तरह राजनीतिक परिवर्तन भी होने लगा। अब प्रश्न 9 को देखते हैं। बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह क्यों किया? इसका उत्तर हो जाएगा, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह निम्नलिखित कारणों से किया। इसका सबसे पहला कारण हो जाएगा, सरकार ने जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा और इन आरक्षित वनों पर ग्रामवासियों का कोई अधिकार नहीं था। वे घर बनाने या ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति इन वनों से नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। दूसरा पॉइंट, बस्तर में वन अधिनियम के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, फल लेना, छोटे छोटे शिकार आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह किया। और तीसरा पॉइंट, बस्तर के कुछ गांव के आरक्षित वनों को इन शर्तों पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। यहाँ के लोगों ने वन नीति और आरक्षण के विरुद्ध विद्रोह किया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग और नेथार गांव का मुंडाधुर इस आंदोलन का प्रमुख व्यक्ति था। अब हम प्रश्न 10 को देखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर, भारत में निर्धनता का आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय लोगों की मूल आवश्यकताओं के स्तर पर विचार किया जाता है। इन मौलिक आवश्यकताओं की भौतिक मात्राओं को रुपये में उनकी कीमत से गुना कर दिया जाता है। खाद्य आवश्यकताओं का आकलन वांछित कैलोरी पर आधारित है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य निधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। जैसे आय वर्ष 2011 से 12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 4080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 5000 प्रति माह प्राप्त कर पा रहा है तो उसे निर्धनता श्रेणी से ऊपर रखा जाएगा, और अगर इससे कम प्राप्त कर पा रहा है तो उन्हें निर्धनता श्रेणी से नीचे रखा जाएगा। इसी तरह भोजन के लिए, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए 2100 कैलोरी का मापन रखा गया है। अगर उस मान से कम प्राप्ति हो रही है, यानी भोजन कब प्राप्त हो रहा है, यानी उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें निर्धनता श्रेणी से नीचे रखा जाएगा। अब प्रश्न 11, भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? इसका उत्तर, भारतीय खाद्य निगम किसानों से गेहूं चावल खरीदती है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दे दी जाती है और इस कीमत को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है
और फसल तैयार होने के बाद खाद्य निगम उन फसलों को तय किए हुए कीमत पर ही खरीदती है और उस खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडार में रखे जाते हैं। प्रश्न 12, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव को लोकतांत्रिक हम इस आधार पर मान सकते हैं क्योंकि सबसे पहला है चुनाव लोकतंत्र जनप्रतिनिधि का एक ऐसा तंत्र है जिसमें जन कल्याण की भावनाओं से सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। जन कल्याण की भावना एक एक करके इस शासन तंत्र के द्वारा हमारे सामने पूर्ण रूप से दिखाई पड़ने लगती है। दूसरा पॉइंट, चुनाव को लोकतांत्रिक इस आधार पर भी मान सकते हैं कि चुनाव में लोकतंत्र का महत्व होता है, जिसके कारण चुनाव में सबकी भावनाओं का सम्मान होता है और सबको अपनी भावनाओं के स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का पूरा अधिकार मिलता है। इस प्रकार चुनाव में किसी भी प्रकार के तानाशाह को लोकतंत्र करारा जवाब देता है। तीसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक चुनाव में किसी प्रकार के भेदभाव, समानता, विषमता का कोई स्थान नहीं मिलता। इसके लिए लोकतंत्र भेदभाव को दूर करने की पूरी कोशिश करता है और इससे चुनाव की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। चुनाव में किसी भी धर्म या किसी भी क्षेत्र के लोग जनप्रतिनिधि में खड़े होकर अपना योगदान दे सकते हैं। इस तरह चुनाव में लोकतांत्रिक का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए इन सभी आधारों पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक मान सकते हैं। प्रश्न 13 को देखते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मूल अधिकार प्रदान करता है जो व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित और दूसरे मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का विशेष अधिकार है। इसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए या उन मामलों में जब उनका उल्लंघन किया गया है उचित कार्रवाई की मदद लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार की गारंटी होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के मामलों को छोड़कर संवैधानिक उपचार का अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न 14, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अक्षांश, दूसरा तुगता यानी ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र, चौथा समुद्र से दूरी, पांचवा महासागरीय धाराएं और छठा उच्चावच लक्षण है। अब हम 5 मार्क्स वाले प्रश्नों को जानेंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न 15 को देखेंगे। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जब युद्ध होते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जंगल प्रभावित होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, पहला और दूसरे विश्व युद्ध का जंगल पर गहरा असर पड़ा। भारत में वन विभाग ने सभी कार्य योजनाओं को स्थगित करके अंग्रेजों के सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों से अधिक पेड़ काटे, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले डचों ने भस्म करो भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वह जापानियों के हाथ न लग पाए। इससे भी पर्यावरण काफी प्रदूषित हुआ। तीसरा पॉइंट, इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए मजबूर करके अपने युद्ध के सामग्रियों के लिए जंगलों का अधिक से अधिक दोहन किया।
चौथा पॉइंट, बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों की कटाई से खाली जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। युद्ध के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। पांचवा पॉइंट, भारत की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के लिए लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने के वन विभाग के बीच टकराव पैदा हो गया, यानी आपस में झगड़ा हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि युद्ध से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से जंगल प्रभावित होते हैं। प्रश्न 16, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करें। इस प्रश्न को उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम निम्न हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। इस योजना को मनरेगा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। दूसरा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। इस योजना में उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता भी दी जाती है। अब तीसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना का आरंभ 2000 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब प्रश्न 17, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर, सबसे पहले हम इसका गठन के बारे में जानेंगे। भारत में चुनाव आयोग एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है। इस आयोग का गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विभिन्न संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अब इस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अब इसको संरचना को जानेंगे। वर्तमान में इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले 1950 में गठित हुआ था तब एक सदस्यीय निकाय था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और आयु 65 साल। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। अब हम निर्वाचन आयोग के कार्य और कार्रवाई को जानेंगे। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व होता है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानसभा के चुनाव
करवाता है। इसके बाद निर्वाचन नियमावली तैयार करवाना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराना, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दलों के रूप में वर्गीकरण और मान्यता देना, निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह कराना, सांसद विधायकों की योग्यता पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए आयोग घोषित करना आदि। ये सभी कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अब हम चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की शक्तियों को जानेंगे। यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्देश देने की शक्ति इसके पास होती है। अब हम प्रश्न 18 को देखेंगे। भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताएं ये हैं। इसमें सबसे पहला लिखेंगे, वर्षा ऋतु का आरंभ जून के मध्य से ही शुरू होता है और जुलाई में भारी वर्षा होती है। यह ऋतु भारतीय किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद और महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, भारत में इस ऋतु में पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तीसरा पॉइंट, इस ऋतु में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। कड़कड़ाती गर्मी के बाद जून और जुलाई के महीनों में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिससे लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है और यह ऋतु लोगों को बहुत ही सुहावना लगता है। चौथा पॉइंट, वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करती है, जिसके कारण कृषि की प्रक्रिया में तेजी आती है और नदी नाले भी जल से भर जाते हैं। इसका 5वां पॉइंट हो जाएगा, इस ऋतु में संपूर्ण भारतीय भूदृष्ट और वन वनस्पति सभी हरियाली और लहलहाने लगते हैं। वर्षा ऋतु को मानसूनी वर्षा भी कहा जाता है। अब हम प्रश्न 19 को देखेंगे। प्रश्न 19 में भारत का मानचित्र दिया हुआ है। इसमें आपको 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को दिखाना है। इसको आप इस प्रकार दिखाएंगे। यहाँ पर मानचित्र में हरा रंग का एरिया है जो 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों को दिखाता है। आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ कहाँ होती है। जैसे ये देखिए, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और इधर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और उत्तराखंड के कुछ इलाके, इधर महाराष्ट्र के थोड़े बहुत इलाके, ये सभी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाके हैं। आप एग्ज़ाम में इसी तरह एरिया को दर्शाइएगा। अब अगले वीडियो में मॉडल पेपर 2 को पढ़ेंगे। अगर साथ में मॉडल पेपर 3 चाहिए तो कमेंट करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्ज़ाम के आधार पर बने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।